हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट और उसका 14 चैप्टर बीच पेरले गेले, जिसे लिखा है चंद्रकांत बोर्डे ने। चंद्रकांत बोर्डे ये खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं और वो अब क्रिकेट के काउंसिल मेंबर्स में से एक है, मतलब बोर्ड मेंबर्स में से एक है। बीच पेरले गेले का मतलब है सोइंग ऑफ द सीड्स, यानी बीज बोना। अगर हम बीज बोते हैं तो क्या होता है, उससे अंकुर फूटता है और बड़ा होकर वो पेड़ होता है, झाड़ होता है, जो भी हम क्रॉप वगैरह जो बोलते हैं वो। तो बीज पेरले गेले का भी यहाँ पे हम क्रॉप से कुछ भी रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है कि शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब किसी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई। ये जो क्रिकेटर इतने बड़े बने थे, क्या बचपन से ही वो क्रिकेटर थे? नहीं, वो बचपन में बहुत ही गरीब थे। उनके फादर की इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं थी और फिर भी ऐसे हालातों में भी किस तरीके से उनके मन में इस क्रिकेट विषय, यहाँ पे इस क्रिकेट के बारे में ज्यादा बताया गया है कि किस तरीके से क्रिकेट विषय के बारे में उत्सुकता बढ़ी, कुतूहलता बढ़ी, और जिसके कारण उन्होंने ये निश्चय किया कि बड़े होकर वो एक क्रिकेटर ही बनेंगे। तो ये क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई क्रिकेट की, ये हम इस जानेंगे पूरे चैप्टर में। इनके खुद के लाइफ के बारे में, चंद्रकांत बोर्डे, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे। पूरा चैप्टर मैं आपको जैसे हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ वैसे ही एक्सप्लेन करूंगी, लाइन बाय लाइन, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मेरी एक रिक्वेस्ट होती है वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो क्या करना है, आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, लर्न विथ हेमा को सब्सक्राइब करना है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हैं और जो मराठी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें जरूर से मेरे वीडियोस को शेअर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रकांत बोर्डे हे भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत। तो चंद्रकांत बोर्डे ये हमारे इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस बोल सकते हैं हम, जागतिक कीर्तीचे यानी वर्ल्ड फेमस प्लेयर है। निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासकाचे काम केले। निवृत्ती यानी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने क्रिकेट के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है। राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष होते। जो नेशनल सिलेक्ट कमिटी होती है जो प्लेयर्स को सिलेक्ट करती है, उसके वो प्रेसिडेंट थे। क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार तसेच C.K. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार यांसारख्या पुरस्काराने सम्मानित करण्यात आले आहे। और क्रिकेट गेम में उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, पद्मभूषण पुरस्कार और C.K. नायडू जीवन गौरव, ये ऐसे कई सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं। प्रस्तुत पाठात चंदू बोर्डे यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून, मतलब इस लेसन में उन्होंने अपने बचपन के कुछ मेमोरीज बताए हैं और आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले गेले हे सांगितले आहे। और उनके दिल में क्रिकेट के बारे में जो ये शुरुआत है, प्यार की शुरुआत है क्रिकेट की तरफ, तो वो कैसे शुरू हुई वो उन्होंने बताया है। त्यातून त्या काळचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे हे यशस्वी झाले आहेत। और प्लस अपना चाइल्डहुड मेमोरीज बताते समय उन्होंने एकदम पिक्चराइज किया है, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में कि किस तरह से उनका बचपन बीता है। तो ये सक्सेसफुल हुए हैं उस इमेजिन को क्रिएट करने में हमारे माइंड्स में। और वाकई में जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा, पहले आपको समझाने के लिए, मैं हमेशा पढ़ती हूँ पहले, तो मैं खुद इमेजिन करने लग गई कि ये क्या सीन होगा पीछे। बहुत ही ब्यूटीफुल है, हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। माझ्या बाल मित्रांनो, मतलब माय डियर फ्रेंड्स, जो बाल मित्रांनो मतलब जो बच्चे मेरे फ्रेंड्स है वो, मी तुमच्या एवढ्या होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखाच खेळकर, खोडकर व उपद्व्यापी होतो। मतलब मैं जब तुम्हारे एज का था यहाँ पे, तब मैं भी तुम्हारे जैसा ही बहुत ही प्लेफुल था, मिस्चीवियस था, नॉटी था। खेलकर प्लेफुल, खोडकर मिस्चीवियस, उपद्व्यापी नॉटी। माझा जन्म पुण्यातच एका गरीब कुटुंबात झाला। मेरा बर्थ कहाँ हुआ? पुणे में एक पुअर फैमिली में, पुणे के एक पुअर फैमिली में। माझे वडील त्यावेळेस पोलीस खात्यामध्ये तुटपुंजिया पगारावर नौकरी करत होते। तो मेरे पापा जो है उस समय, जब मैं पैदा हुआ उस समय पुलिस डिपार्टमेंट में एक छोटे सा सैलरी के ऊपर वो काम करते थे। तेव्हा साहजिकच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुखे आम्ही भोगत होतो, क्योंकि वो एक बहुत ही कम सैलरी में काम करते थे। तो उस वक्त एक तो वैसे ही हम गरीब थे, तो गरीब लोगों की तकलीफें तो बहुत
वैसे ही बढ़ी हुई रहती है, ऊपर से सैलरी भी कम थी जो भी था। तो जितनी भी दुख है तकलीफें हैं सब हमारे नसीब में लिखी थी, और वो सब हम जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि गरीब लोग हैं तो उनको ये सब फेस करना ही है, तो हम भी वो सब कर ही रहे थे. अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्यच नव्हते. और क्योंकि ऐसी हमारी सिचुएशन थी, फैमिली की पॉवर्टी इतनी थी हमारे अंदर कि ऐसे टाइम पर फादर हमारे लिए कोई गेम्स खरीदे, टॉयज खरीदे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था. दूसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्यांचा हेवा वाटत असे. लेकिन जब हम दूसरे बच्चों के हाथ में खिलौने देखते थे, टॉयज देखते थे, तो हमको उनसे जेलसी होती थी. हेवा वाटणे मतलब जेलसी होना. तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हातान्हात विटी दांडू खेळणे, पतंग उडवणे, कधीमधी कॅम्पमधील कॅनलमध्ये चोरून पोहणे, कैऱ्या पेरू तोडून त्यांच्या यथेच्छ स्वाद घेणे, घरात जाळण्यासाठी आणलेल्या लाकडांतूनच बॅट व स्टंप तयार करणे व कुठून तरी जुना पुराना बॉल पैदा करून क्रिकेट खेळणे, असा माझ्या दिवसभराचा कार्यक्रम असायचा. अब वो बोल रहे भले कितने भी गरीब हो हम, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हमने झेलनी चढ़े, भले हमारे पास खिलौने भी नहीं थे, लेकिन जो दोपहर का उनका जो दिन भर का जो शेड्यूल बना हुआ था वो कुछ इस प्रकार से था. क्या क्या था, अभी ये जो पार्ट है ना आपको कृति में आता है, ये वाला पार्ट क्या क्या है. वो क्या करता था लेखक, जो क्या करते थे कि दूसरे बच्चों को, गली के बच्चों को जमा करते थे और फिर क्या क्या करते थे. सबसे पहले तो विटी डांडू खेलने, विटी डांडू यानी कि गिल्ली डंडा खेलते थे. फिर पतंग उडवणे, पतंग उड़ाते थे. कधी मधी कॅम्प मधील कॅनल मध्ये चोरून पोहणे, कैंप का जो कैनल था वहां पे चुपके से स्विमिंग करने जाते थे. कैरिया पेरू तोड़ून त्यांच्या यथेच्छ स्वाद घेणे, कैरी जो रॉ मैंगोज होते थे, कैरिया और पेरू जो होते थे ग्वावाज, वो सब तोड़ के उनके मजे उड़ाते थे, मजे लुटते थे. घरात जाळण्यासाठी आणलेल्या लाकडांतूनच बॅट व स्टंप तैयार करने, मतलब घर में कैसा, पहले कैसा होता था कि चूल्हा जलता था, चूल्हे के लिए लकड़ियां लगती थी, तो जो लकड़ियां चूल्हे के लिए जो लाई जाती थी वो लकड़ियों में से वो बैट और स्टंप तैयार करते थे. और कोई तो भी पुराना कहीं से भी बॉल वो पैदा कर ही लेते थे, मतलब कहीं ना कहीं से मैनेज कर ही लेते थे बैल, और फिर दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे. और यही उनका दिन भर का कार्यक्रम था. क्या क्या था, विटी दांडू खेलना उनका, पतंग उड़ाना, कैंप के कैनल में स्विमिंग करना, कैरी और पेरू तोड़ के खाना, लकड़ियों में से बैट स्टम्प्स बनाना, और पुराना बॉल कहीं से पैदा करना, यानी कि कहीं से भी अरेंज करना. संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी आईच्या कानांवर आलेल्या असायच्या. और जब शाम को मैं घर लौटता था तो ऑलरेडी मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे लिए कंप्लेंट्स पहुंच जाती थी मेरी मम्मी के पास में, मेरी कंप्लेंट्स पहुंच जाती थी मम्मी के पास में. दिवसभराच्या खेळाने भूक तर खूपच लागलेली असायची, और क्योंकि मैं दिन भर खेलता था तो भूक तो जमके लगती थी मुझे. घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाठीवर धमक लाडू न चोपट पोळ्यांचा यथेच्छ वर्षाव व्हायचा. अब जैसे ही मैं घर पे पैर रखता था वैसे ही पीछे पीठ पर एक धम करके मार पड़ती थी और गाल पर चपाटे मिलते थे. एकदम जैसे बारिश हो जाती थी इन मार की मेरे ऊपर. मग मी घरात एका कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचो, और फिर बाद में मैं एक कोने में जाकर रोते बैठता था. तिथेच झोप लागायची आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत. वहीं पर मुझे नींद आ जाती थी रोते रोते, और फिर जब मैं जागता था तो देखता था कि मैं अपने मम्मी के गोद में सोया हुआ हूँ, प्यारी सी गोद में सोया हूँ. तो जब मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो ऐसे मैं खुद अपना बचपन इमेजिन करने लगी थी कि हम भी ऐसे ही खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, हम भी ऐसे ही करते थे. तो एकदम वो मेरा मेमोरीज याद हो गया. अभी आप लोग भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ करते होंगे. शायद गेम्स बदल गए होंगे, कंप्यूटर या प्ले स्टेशन आ गए हैं, अलग मॉल्स आ गए, वहां चले जाते हैं. गेम्स बदल गए हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या तो नॉर्मली वो गेम्स खेलकर ही होती है. नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली. फिर बाद में मेरे फादर की जो है ना ट्रांसफर हो गई. कौन से गांव में हो गई, वडगाव में. ये कृति में आ सकता है. तो वडिलांची बदली कुठे झाली, वडगाव भी पुणे सिटी में ही एक छोटासा गाव है. त्याचा परिणाम असा झाला की मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले. तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे और मेरे भाई को वहीं पर पुणे में ही अपने काका के पास में रहना पड़ा. काका पापा के भाई, छोटे भाई. त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षाचा असेल. और उस वक्त जब पापा मम्मी हमको छोड़ के गए वडगाव, तब मैं सिर्फ 9-10 साल का ही था. त्या लहान वयात आई वडिलांपासून दूर रहने माझ्या जीवावर आहे. और उस छोटी सी उम्र में मम्मी पापा से दूर होना बहुत ही दुख की बात थी मेरे लिए. खूप रडायला यायचे, बहुत रोना आता था, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नाही. लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला था. मम्मी पापा तो मुझे छोड़ के जाने वाले ही थे. हट्ट ही
करून बघितला पण व्यर्थ. मैंने जिद भी करके देख ली की मुझे तो लेके जाओ साथ में, लेकिन वो सब भी एकदम व्यर्थ हो गया. आम्हाला सोडून जाणे आई वडिलांच्याही जीवावर आले होते और हमको छोड़कर जाना, मम्मी पापा के भी बिल्कुल दुखी हो रहे थे वो हमको छोड़कर जाने में. उनके भी जीव पर आया था, मतलब वो भी दुखी मन से ही जा रहे थे हमको छोड़ के. परंतु मुलाने चांगले शिकावे, मोठा ऑफिसर व्हावे व घराण्याचं नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसे बसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला. लेकिन हमारे पढ़ाई अच्छी हो और हम बड़े होकर कुछ ऑफिसर बने, हमारे घर का नाम रोशन करें, यही उनका उद्देश्य था. इसीलिए उनको हमें छोड़कर, हमारी पढ़ाई के लिए हमें छोड़कर जाना पड़ा. त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक निराले जोडण आले और उसके बाद तो मेरे लाइफ में एक अजीब सी टर्निंग आई है, एक बहुत ही ब्युटिफुल सी टर्निंग आई है मेरे लाइफ में. माझे चुलते पुण्याच्या YMCAच्या कंपाउंडमध्ये राहत असे. माझे चुलते मतलब ये पेरेंटल साइड में होता है, पेरेंट साइड के जो कजिन्स है, पापा के जो भाई वगैरह हैं, उनका जो है वो पुणे के YMCAच्या कंपाउंड मध्ये, पुणे के YMCA के कंपाउंड में रहते थे. YMCA एक द यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पुणे में है. और वो इंस्टीट्यूशन जो है, एक स्कूल भी है वो वहाँ पे, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो फेमस है अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए. तो इसीलिए वहाँ के बड़े बड़े लोग जो है, जो स्पोर्ट्स में वगैरह हिस्सा लगते हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स पसंद है, वो वहाँ के मेंबर्स हैं. तो वो सब वहाँ पे खेळणे के लिए आते थे. ही संस्था खेळाकरिता प्रसिद्ध असल्या कारणे बरेच लोक या संस्थेचे सभासद होते, क्योंकि खेलने के लिए फेमस थी, खेल फैसिलिटीज, गेम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए बहुत फेमस थी. इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो हैं, यहाँ के मेंबर्स थे, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे. रोज सकाळ संध्याकाळ त्यांना जैसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असे. रोज सुबह को और शाम को उन प्लेयर्स को जैसे जमता था वैसे वो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते थे, खेलने के लिए. साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बालमनावर हुई और इसका इफेक्ट सीधे सीधे मेरे बालमन पे हुआ. मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने मी त्या सभासदांच्या खेळ लक्ष देऊन पाहू लगा. अब मेरे तो खून में ही है गेम्स को एकदम अच्छी तरीके से गेम्स खेलना करना, क्योंकि मैं तो वैसे भी गेम्स ही खेलता था पहले भी. तो वो सब होने की वजह से मैं, जो ये प्लेयर्स आते थे गेम खेलने के लिए, मैं उनका गेम जो है एकदम ध्यान देकर देखने लगा. अनेक खिलाड़ू पाहण्याची मला रोज संधि मिलू लागली. बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, चांस मिला उन प्लेयर्स को देखने का. शाळा सुटली ना सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे. जैसे ही स्कूल छूटती थी मैं फटाफट भाग के स्कूल के ग्राउंड में वहां पर आ जाता था, YMCA ग्राउंड में. सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लगा और जितने भी गेम्स वहां पर खेले जाते थे उन सब से ज्यादा फेवरेट मेरा गेम था क्रिकेट का गेम. मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. या खेळानेच मला जास्त भुरळ पडली और इस गेम के पीछे तो जैसे मानो मैं पागल हो जाता था, सब कुछ अपना सुदबुद खो बैठता था इस गेम के पीछे. कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकरच येत असत. कभी कभी तो कोई प्लेयर्स उनको खुद को बहुत ज्यादा खेलने मिले इसके लिए वो जल्दी आ जाते थे. कोणी नाही असे पाहून ते मला चेंडू फेकायला बोलावत और क्योंकि वो जल्दी आते थे तो उस वक्त कोई नहीं रहता था, तो इसलिए वो मुझे बुलाते थे बॉल फेकने के लिए. मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार असायचा और ऐसे काम के लिए तो मैं हमेशा तयार होता था. आंधळा मागतो एक डोळा आणि देवा देतो दोन. मतलब ये तो वो कहावत हो गई कि अंधा तो एक आंख मांगता है लेकिन भगवान उसे दोनों आंख दे देता है. मतलब पहले तो मैं सिर्फ देखने के लिए ही जाता था, लेकिन वहां तो मुझे खेलने को भी मिल गया. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात तो टाकून सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे. तो ये जो मुझे चांस मिलता था उसका पूरा फायदा उठाता था और जब बॉल फेंकने को मुझे मिलता था तो मैं अपना पूरा जोर लगा देता था उस बॉल को फेंकने में, और जो सामने वाला प्लेयर है उसका स्टंप उड़ाने की सोचता था कि भाई उसको बोल्ड आउट करना है मुझे, वही मैं सोचता था. माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होत. अब मेरा जो उत्साह देखते थे ये प्लेयर्स लोग तो वो जानबूझ के आउट हो जाते थे मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कि भाई मैं निराश ना होऊं. तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे आणि मी अधिक जोराने चेंडू फेकत असे और मुझे मतलब अच्छा फील होने के लिए वो खुद जानबूझ के आउट होते थे. मुझे नहीं पता चलता था कि वो जानबूझ के आउट हुए हैं, लेकिन जब मुझे ऐसे लगता था कि मैंने उनको आउट किया तो मेरा छाती और फूल जाता था, मैं और ज्यादा प्राउड फील करता था और मैं और ज्यादा जोर से बॉल को फेकता था. मात्र जेव्हा इतर सभासद येत तेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावा लागे.
लेकिन जब बाकी के दूसरे मेंबर्स आ जाते थे तो मुझे ना इलाजाने, मतलब कि मेरे पास और कोई चॉईस नहीं था, मुझे वो बॉल उनको वापस देना ही पडता था. तरी सुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन अडवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेकण्यात मी समाधान मानत असे. लेकिन फिर भी जब मुझे बॉल भले उनको देना पड़े, लेकिन फिर भी जब वो लोग खेलते थे तो मैं वही रहता था. और जब बॉल दूर कहीं जाता था तो उसको रोकने के लिए और वो तुरंत उठाकर फेंकने के लिए मैं जाता था, और मैं उसी में समाधान भी मानता था, उसी में मैं सेटिस्फाइड भी हो जाता था कि एटलीस्ट दूर से ही सही मुझे बॉल को उठाने को फेंकने को तो मिल ही रहा है. आपणही यांच्याप्रमाणेच खेळावे अशी इच्छा मनात येईल. और अब मेरे मन में इच्छा जागृत होने लगी कि हमें भी इनके जैसा ही, मुझे भी इनके जैसा ही खेलना है. पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खूण गाठ मी इथेच मनाशी बांधली. अब मैं फ्यूचर में अपने लाइफ में क्रिकेट प्लेयर ही बनूंगा, ये तो मैंने एकदम पक्का निश्चय यहाँ पे कर ही लिया. इथेच मनाशी गाठ बांधली. प्रॅक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागणे, दुसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पाणी मारणे इत्यादी कामात मी ग्राउंड्समैनला आनंदाने मदत करत असे. अब जब सारे प्लेयर्स चले जाते थे तो शाम के समय जो ग्राउंड्समैन होते थे, जो ग्राउंड की देखभाल करते हैं, और जो लोग अभी क्रिकेट खेल के गए हैं तो बॉल यहाँ वहाँ पड़ी है, तो वो बॉल्स उठाने में और ग्राउंड को पानी डालने में, ग्राउंड पे पानी डालने में, छिड़कने में मैं वो ग्राउंड्समैन की हेल्प करता था और खुशी खुशी करता था. हे सर्व होत असताना रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत. ये सब तो होता ही था, लेकिन शाम के टाइम पे रोज शाम को 6 से 8 बजे के बीच में मेरे काका जो है हम सभी बच्चों को बिठाते थे, प्रार्थना कराते थे पहले और फिर बाद में हमें पढ़ने के लिए बिठाते थे. त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली. फिर उसके बाद एक खुशी की बात हुई. माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यास झाली. मेरे पापा की ट्रान्सफर वापस से पुणे में हो गई. माझ्या आई वडिलांना YMCA मधील खेळाडूंकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतिपार उद्गार ऐकू येऊ लागले. मेरे मम्मी पापा को जो YMCA के जो प्लेयर्स है, YMCA में जो खेलने वाले जो प्लेयर्स है, उनके मुंह से जब उन्होंने मेरी तारीफ की मेरे मम्मी पापा के सामने, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये मेरी तारीफ सुनकर. ते ऐकून त्यांना आनंद वाटले, उनको बहुत खुशी हुई मेरी तारीफ सुनकर, और वो भी प्लेयर्स के मुंह से. मेरे पापा जो है वो खुद एक व्हॉलीबॉल चॅम्पियन होते. मतलब माझे वडील स्वतः व्हॉलीबॉल चॅम्पियन होते. मेरे पापा खुद एक व्हॉलीबॉल चॅम्पियन थे. त्यामुळे ते मला खेळात नेहमी प्रोत्साहन देत, और इसीलिए वो मुझे गेम्स के टुवर्ड्स बहुत हमेशा एनकरेज ही करते थे. एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डबा घेऊन गेलो असताना त्यांनी मला दुकानात नेले व 6 रुपयास एक जूनी बैट विकत घेऊन दिली. एक बार दोपहर में मैं उनके खाने का टिफिन जो है उनके पास लेके गया था, तब उन्होंने मुझे एक दुकान में ले जाकर वहां पर एक 6 रुपये की सेकंड हैंड बैट दिलाई. ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना, और वो बैट देखकर तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था. मी तसाच ती बैट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो, और वैसा का वैसे ही मैं वो बैट लेके जाके अपने फ्रेंड्स लोगों को दिखाने लगा. त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होता. तो उस वक्त मेरे पापा की मंथली इनकम सिर्फ 24 रुपीज थी. माझे वडील अभ्यास व शाळा यांबाबतीत फार कड़क होते. अब मेरे पापा जो है वो स्कूल और पढ़ाई इसके मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. एकदा मी शाळा चुकवून ग्राउंडवर क्रिकेटच्या एका मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो. एक बार मैंने क्या किया, स्कूल को बंक मार के मैं एक फ्रेंडशिप मैच हो रहा था ग्राउंड में, YMCA ग्राउंड में, मैं वो देखने के लिए बैठ गया. वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले व संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले. तो उस वक्त पापा घर पे आए. जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं स्कूल नहीं गया तो उन्होंने मुझे डंडों से मारा, छड़ी से मारा 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 और स्कूल में बिठा कर आए. त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही, और उस पल से, उस मोमेंट से मैंने कभी भी स्कूल अपनी मिस नहीं की. 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता. 1945 में इंडिया में ऑस्ट्रेलियन सर्विस का एक क्रिकेट ग्रुप जो है, एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन पुणे में आया था. पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर त्यांची एक मैच झाली और पुणे क्लब के ग्राउंड पर उनकी एक मैच हुई थी. या सामन्याला अर्थात तिकीट होते व मैदानावर गोलाकार कनात घालण्यात आलेली होती. अब ये जो मैच होने वाला था उसके लिए टिकट्स थे, मतलब पैसे देकर जाना पड़ता था, और टिकट्स होने के वजह से चारों तरफ जो है ग्राउंड के पर्दा लगा दिया गया ताकि बाहर से कोई भी फ्री में ये मैच देख ना सके, और अगर अंदर जाना है तो टिकट लेके जाना है, और सारे एंट्रीज जो है बंद कर दिए गए थे. त्यामुळे आज जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते, क्योंकि वो पूरा कपड़े का टेंट लगा दिया गया था, इसलिए अंदर जाना तो सारे दरवाजे बंद हो गए थे अंदर जाने के.
ही मैच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात. और मैंने मन में डिसाइड कर लिया कि ये मैच तो मुझे देखनी ही है और वो भी फ्री में देखनी है. म्हणून माझी धडपड सुरू झाली और इसलिए मैंने सोचना चालू कर दिया कि मैं कैसे देख सकता हूँ ये मैच. सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठाल्या झाडांनी सोडवला. और सुदैवाने मतलब फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस ग्राउंड को लगकर ही एक बड़ा सा झाड़ था. तो उस बड़े से झाड़ के ऊपर चढ़कर मैं मैच देखने लगा. माझ्या काही मित्रांसहित झाडांवर बसून मी दिवसभर मैच पाहत होतो. मतलब अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में मिलकर मैं ऊपर उस झाड़ पे चढ़ता था और वहां से मैच देखता रहता था दिनभर. आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढावे आणि तिथूनच मनसोक्त मैच पहावे. मतलब वो पुराने दिनों में जब मैं वहां पर मैच देखता था चढ़ के झाड़ पे, तो अब भी आज भी मुझे ऐसे लगता है, ये राइटर जो कहते हैं कि आज भी मुझे मेरा मन होता है कि मैं वहां जाऊं, झाड़ पे चढ़कर मैच देखूं. मी आणि माझे मित्र मैचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोराजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू. मैं और मेरे फ्रेंड्स जो भी हम लोग मैच देखते थे, मैच खत्म होने के बाद में जोर जोर से हम ये मैच की बातें हमारे फ्रेंड्स को सुनाते थे, हाथ हिलाते हुए कि किसने कैसे बॉलिंग की, किसने कैसे कैच किया, कैसे विकेट उडाया वगैरे वगैरे हम बताते थे हमारे फ्रेंड्स को. दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कसा मारला याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परत असू. तो मतलब क्या है, दिवसाचा खेळ झाल्यावर मतलब पूरा दिन का जब खेल खत्म होता था तो हम लोग आपस में बात करते थे. कोणी झेल कसा घेतला यानी किसने कैच कैसा लिया, कसा सोडला या किसने कैच कैसे छोड़ दिया, दांडी कशी उडाली, किसका विकेट कैसे उडा, चौकार कसा मारला, किसी ने चौका कैसे मारला याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परत असू. मतलब एकदम रसभरीत चर्चा यानी कि एकदम मजे ले लेकर हम उसके बारे में डिस्कशन करते थे और फिर पैदल घर पे डिस्कशन करते करते ही घर पे जाते थे. ही मैच पहिल्यावर तिच्या माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला. और जब मैंने ये मैच देखा तो इस मैच को जब मैंने देखा तो मेरे मन पर इसका बहुत गहरा असर हुआ. विशेषतः मैच संपल्यावर खेळाडूंच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यासाठी जी झिम्मड उडते तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले. और खासकर वो सीन मेरे दिल को एकदम लग गया. कौन सा सीन, जब क्रिकेट खत्म होने के बाद में जब प्लेयर्स का ऑटोग्राफ लेने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ती थी, तो वो देखकर मेरा दिल एकदम वो बात जो है मेरे मन में एकदम बैठ गई. काही खेळाडू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते तर काही नकारत होते. हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले की आपणही एक मोठे खिलाडू व्हावे. अब कुछ प्लेयर्स तो है वो ऑटोग्राफ दे रहे थे और कुछ प्लेयर्स जो है मना कर रहे थे. तो ये सब देखने के बाद में मेरे मन में आया कि बड़ा होकर मैं भी एक ऐसा ही प्लेयर बनूंगा. मग आपल्या भोवतीही अशीच स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल. और फिर जब मैं प्लेयर बनूंगा तो मेरे भी आजू बाजू में ऐसे ही ऑटोग्राफ के लिए भीड़ हो जाएगी. बस तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली. और तब से ये जो है कि मुझे ऑटोग्राफ किस तरीके से लिखना है वो मेरा चालू हो गया. विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली. और खासकर जब मैथमेटिक्स का लेक्चर होता था, पीरियड होता था स्कूल में, तो मेरे जो मैथ्स की नोटबुक थी वो खासकर मेरे साइन से ही भर जाती थी आधी से ज्यादा. जर चुकून मकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच व मला प्रश्न विचारला तर न कळता माझ्या तोंडातून हाउस दॅट असे उत्तर बाहेर पडे. और समझो मैं ऑटोग्राफ अपना लिख रहा हूँ, अपना साइन बुक में बना रहा हूँ, और उतने में अगर टीचर की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या चल रहा है, तो बिना मतलब सोचे समझे वो मेरे मुंह से हाउस दैट ये वर्ड ही निकल जाता था. और जैसे ही वो वर्ड मेरे मुंह से निकलता था सभी लोग जो क्लास में बैठे थे सुनकर वो मुझ पर हंसने लग जाते थे. और जब वो मुझ पर हंसने लगते थे तो शर्म के मारे मेरी गर्दन जो है नीचे हो जाती थी. लाजेने खाली होई. पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्याच दिवसांनी आंतरशालेय सामन्यात 100 धावा केल्या तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यातील कौतुकांचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर झाले. अब ये जो मैं हाउस दैट बोलने पर जब सब लोग मुझ पर हंसे और मुझे शर्म के मारे अपना सर नीचे झुकाना पड़ा, यही जो मेरा झुका हुआ सर था वो अभिमान के साथ ऊपर उठा जब कुछ दिन बाद ही मैंने इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन में 100 रन स्कोर किए. सभी लोग मुझ पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे, सभी लोग को मुझ पर गर्व हो रहा था, सभी ने मुझे मेरी बहुत तारीफ की, जिसके कारण मेरा सर जो है अभिमान से ऊपर उठ गया ये देखने के लिए कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है मेरे बारे में और सबके आंखों में मेरे लिए कितनी रिस्पेक्ट है. माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले.
मतलब मेरा नाम एकदम बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल के बोर्ड पर दिखाई देने लगा. विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली. चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, सभी ने मेरा पीठ थपथपाया शाबासकी देते हुए. त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दलच्या धन्य धन्य वाटले. और उसी वक्त मुझे ऐसे लगा कि क्रिकेट खेलकर जैसे मानो मैं धन्य हो गया हूँ. माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असे. और मेरे मन में वो उस वक्त जो है क्रिकेट का जो है बीज बो दिया गया था, और अब वो उगा तो ऐसे कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, इतना बड़ा क्रिकेटर रह चुका हूँ, और आज क्रिकेट के काउंसिल में हूँ, मैं मेंबर्स में हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ. तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ. आज के लिए इतना ही. क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.